नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ एजुकेशनल चैनल पर। आज का टॉपिक जो है विकास, जो हम पढ़ रहे थे विकास, उसकी आवश्यकताएं, क्षेत्र, तो उसकी इसी में हम लोग आगे चलेंगे और आज देखेंगे विकास के परिवर्तन, विकास के सिद्धांत, शैक्षिक उसका महत्व और अन्य जो बिंदु हैं, अन्य जो हेडिंग है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, हम उन पर डीपली चर्चा करेंगे विथ डेफिनेशन। यदि परिभाषाएं आती हैं एग्जामिनेशन में, हम उनकी डीपली बात करेंगे। तो हम लोग ज़्यादा टाइम किल न करके हम उसी टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, किसी प्रकार का टेट हो, किसी भी राज्य का टेट हो, उसमें परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो परिभाषाओं में देखते हैं हम पहले क्रो एंड क्रो की परिभाषा। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, इतने रखे हमने जो इंपॉर्टेंट हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा क्या है विकास के रिगार्डिंग? कहा है कि विकास का अध्ययन, विकास का जो अध्ययन है वो गर्भकाल से शुरू होकर और परिपक्वता तक। इन्होंने किशोरावस्था नहीं ली है, इन्होंने किशोरावस्था का वर्ड नहीं लिया है। इन्होंने क्या लिया है? क्रो ने गर्भावस्था से लेके और परिपक्वता तक की जो एज है, जो अवस्था है, तब तक अध्ययन करता है विकास। इसका मतलब है कि गर्भाकाल आ जाए और परिपक्वता तक अगर अध्ययन करना हो, अगर विकास का अध्ययन करना हो, तो क्रो एंड क्रो ने कहा है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर किशोरावस्था होती तो पूरी बात ही बदल जाती। कैसे? देखो, कहता अगला है आइजेनेक ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध वह व्यवस्थित परिवर्तन है जो जन्म से लेके किशोरावस्था तक चलती है। देखो, गर्भाकाल जब बच्चा गर्भ में आता है, यहां पर शब्द का जो शब्द दिया गया है उसकी स्थिति दूसरी है। जब बच्चा गर्भ में होता है, जन्म से जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो पैदा होने से लेके और किशोरावस्था तक जो विकास अध्ययन किया जाएगा वो किसने कहा है? वो कहा है आइजेनेक ने कहा है। लेकिन गर्भाकाल से लेके बच्चा पेट में होगा, तब से लेके गर्भ में होगा, बच्चा जब गर्भ में होगा तब से लेके और परिपक्वता तक की वर्ड का यूज करके बताया है, तब तक अध्ययन करेंगे। इसका मतलब है क्रो एंड क्रो ने कहा है। हम लोग वर्ड पर थोड़ा स्ट्रेस करेंगे, स्पेसिफिक रूप से उसका फॉर्मेट करेंगे, रूप बनाएंगे, तब कहीं परिभाषा हम याद कर पाएंगे, क्योंकि कई सारी परिभाषा हम रट नहीं पाएंगे। तो कुछ टेक्निक यूज करना आप लोग, ताकि याद हो जाए। तो मेरा कहना ये है कि जन्म से लेके किशोरावस्था तक परिवर्तन, विकास का अध्ययन की बात कही गई होगी तो किसने कहा है? वो कहा है आइजेनेक ने। अगर गर्भाकाल से लेके और परिपक्वता तक की अवस्था में अध्ययन करना हो विकास का, तो कहा है क्रो ने कहा है। गैसल, ये इंपॉर्टेंट है। गैसल ने क्या कहा है? विकास एक ऐसी व्यवस्था है जिसका कि निरीक्षण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाएगा और मापन किया जाएगा। यानी कि अगर कहीं पर भी कहीं पंक्ति में लाइन लिखा हो कि विकास का अध्ययन करेंगे, उसमें हम मूल्यांकन भी करेंगे, मापन भी करेंगे, तो समझ जाना आप कि वो किसने कहा है? वो गैसल ने कहा है। कैसे? विकास एक ऐसी व्यवस्था है जिसका कि हम निरीक्षण कर सकते हैं। इट मीन्स निरीक्षण किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है और मापन किया जा सकता है। तो मतलब अगर ये तीन वर्ड मिलते हैं, निरीक्षण, मूल्यांकन और मापन, तो वो परिभाषा होगी गैसल की। अब हम बात करते हैं विकास के परिवर्तन की। तो हम देखेंगे विकास में होने वाले परिवर्तन। देखो, परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको देखना है जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे? हमने कहा विकास में होने वाली जो प्रमुख परिवर्तन है, जो प्रमुख चेंजमेंट है, वो श्रीमती हरलॉक के अनुसार देखेंगे, क्योंकि हरलॉक का जो चेंजमेंट है, जो क्लासिफिकेशन है, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे? इन्होंने दिया है 4 प्रकार से। हरलॉक महोदया ने विकास की परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा है। कैसा? पहला है कि आकार में परिवर्तन।
अगर आकार की बात करेगा तो स्वाभाविक है बात हो रही है शरीर में वृद्धि की, फेफड़ों में वृद्धि की, दांतों में वृद्धि की, आंतों में वृद्धि की, हाथ पैर बढ़ने की। तो जितने भी प्रकार से शरीर में परिवर्तन होंगे इसका संबंध किससे है? आकार से है। इसमें और सारे एग्जांपल्स हैं, हृदय का बढ़ना, धड़कना कम होना, मांसपेशियों का बढ़ना, घटना में दबाव आना, तो कई आकार। तो मतलब मेन पॉइंट क्या है? आकार। आकार में परिवर्तन मतलब है, आकार में परिवर्तन का मतलब है कि शरीर में वृद्धि का होना। तो जितने भी बॉडी में फंक्शन होंगे वो सारे के सारे किससे होंगे रिलेटेड? वो होंगे आकार से। नंबर 2, दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन मतलब ये है कि कोई भी चीज समान रूप से नहीं होगी। अनुपात में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब है कि ऊपर नीचे, निश्चित है ऊपर नीचे ये परिवर्तन हो रहा। क्या? शरीर का, बुद्धि का विकास समान रूप से या अनुपात में कभी नहीं होता। अगर हम बात कर रहे हैं बाल विकास की, वजन कभी कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, भार कम ज्यादा, ऊंचाई घट बढ़ सकती है। तो मतलब है कि जो भी परिवर्तन होंगे वो अनुपातिक नहीं होंगे, बॉडी हिसाब से, शरीर हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से। अच्छा, पुरानी आकृतियों का लोप, ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बालक में दांतों का, चीखने चिल्लाने का, बड़बड़ बनाने का, रेंगने का, घसने का, घुटने बल चलने का, इन सारी खूबियों का, गुणों का लोप हो जाता है। इसीलिए कहा कि पुरानी आकृतियों का लोप होना, घुटने के बल चलने का, ये सारी जो हरकतें हैं, जो बिहेवियर है चाइल्ड का, वो धीमे धीमे लोप हो जाता है। अगर ये देखा जाए इसमें दो चीज और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? एक नंबर एक है थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। ये दो इंपॉर्टेंट है, थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। इन दोनों का भी जब बच्चा धीमे धीमे बड़ा होता है तो थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि भी धीमे धीमे गायब हो जाती है। इसकी हम चर्चा करेंगे, अभी यहां करेंगे हम। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है नई आकृतियों का आना। नई आकृतियों का आना, ये क्या मतलब है? दांतों का आना, भाषा सीखना, नैतिक धार्मिक अन्य विचारधाराओं का आना। जैसे देखा होगा आपने, छोटे बच्चे होते हैं, घर में पूजा पाठ चल रही होती है तो देखना वो भी घंटी ऐसे करते हैं, हिलाते हैं। दीपक रखा होगा भी ऐसे हिलाते हैं। इसका मतलब कहने की ये है कि जैसी क्रियाकलाप आप घर में करोगे बालक वैसा ही करेगा। इसका मतलब है पहले छोटा होगा बालक तो केवल देखेगा, और जैसे बालक बड़ा होगा उसे परिवर्तन होगा। तो जो आप पूजा पाठ कर रहे होगे, जो आप घर में बिहेव कर रहे होगे, वो सेम नई आकृति धारण कर लेगा। आकृति मतलब व्यवहार, गुण, अवगुण, तो इसको ग्रहण कर लेगा। तो ऑन द बिहाफ ऑफ वी कैन से हियर देयर आर 4 चेंजमेंट व्हिच इज डिक्लेयर्ड बाय श्रीमती हरलॉक। तो मैं कहने की ये 4 पॉइंट है। इसमें मेन पॉइंट क्या है? थाइमस और पीनियल ग्रंथि। ये जो सिगमंड फ्रायड हैं, इनके भी रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इन ग्रंथियों की। अब हम लोग अंतर देखते हैं थाइमस और पीनियल ग्रंथि में। पीनियल ग्रंथि जो होती है ये छोटे बच्चों में 10 से 12 वर्ष तक ये रहती है। 10 से 12 वर्ष तक। अच्छा, कहां रहती है? ये रहती है मस्तिष्क के बीच में, ठीक। अच्छा, ये करता क्या है? मतलब ये पीनियल ग्रंथि है, करती क्या है? ये मेलाटोनिक हार्मोन को इसको बॉन्ड करती है, बनाती है, ताकि जो नींद से जागने का क्रम है, नींद से जागने का क्रम बच्चों में इतने जग जाते हैं ऑटोमेटिक। हम चाहे भले सो रहे होते हैं हम लोग, लेकिन बच्चा उसी समय पे उठ जाता है। तो जब बच्चा ऑटोमेटिक उठ जाता है, इसका मतलब है उस काल में, उसके पीरियड में उसके शरीर में पीनियल ग्रंथि के द्वारा थोड़ा ज्यादा मात्रा में मेलाटोनिक हार्मोन बन रहा होता है, जिससे उसका जागने क्रम बन जाता है। अच्छा, यौवन अवस्था की शुरुआत में, यौवन की यानी कि किशोरावस्था की शुरुआत को कंट्रोल करने में इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। देखो, हम साइंस पढ़ नहीं रहे हम लोग, तो इतना हम लोग साइंटिफिक बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग बात करेंगे बाल विकास के परिप्रेक्ष्य में। अच्छा, ये जो यौवन अवस्था या किशोरावस्था की भावना को कंट्रोल करती है, उसकी एज को नियंत्रित करती है, वो क्या है? वो है 14 से 20 वर्ष तक। यानी कि
मेलाटोनिक हार्मोन का जो बनना होता है, ज्यादा मात्रा बनना होता है, वो सबसे अच्छा बनता है बाल काल में, शुरुआत में बच्चों के लिए, और फिर धीमे धीमे होते होते वो 14 से 20 तक एज में वो धीमे धीमे उसका जो लेवल धीमे धीमे घट जाता है, एकदम से नहीं घटता, धीमे धीमे घटता, लोप हो जाता है। तभी वहां पे कहा था हार्लॉक महोदय ने कि जो परिवर्तन है उसमें नई आकृतियां भी आती हैं और पुरानी आकृतियां भी आती हैं, यानी कि पुरानी नई आकृतियों का लोप, नई आकृतियों का आना और पुरानी आकृतियों का लोप यानी कि चला जाना। बचपन में सक्रिय होती है उच्च स्तर पर, जो बताया था हमने अभी, और यौनावस्था में धीरे धीरे क्या होती है, ये गायब हो जाती है। वैसे इसे कहा जाता है जैविक घड़ी। बाल विकास में पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि सोने क्रम, रटने क्रम, डरने का क्रम और खाना खाने क्रम इत्यादि जो भावनाएं हैं, जो संवेगात्मक पक्ष है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है कौन, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि इसे कहते हैं क्या हम लोग, जैविक घड़ी कहते हैं। अच्छा, एक ये अलग चीज है, ये दिमाग में आ गया तो नोट कर दिया कि पता होगा आपको यूनिवेरिएबल अबाउट दिस टॉपिक दैट देयर इज रिटन, मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अच्छा भाई, आगे टॉपिक क्या है, थाइमस ग्रंथि। ये क्या है, ये जो है ये जन्म से 12 से 13 वर्ष तक रहती है, ठीक। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर 14 से 20 तक इसका लोप हो जाता है, बस धीमे धीमे ये सिकुड़ जाती है, खत्म हो जाती है। होती कहां पर है ये छाती के बीच, हृदय के ऊपर और फेफड़ों के बीच पाई जाती है। छाती के बीच में, हृदय के ऊपर और फेफड़ों के बीच पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। इसका काम क्या है, कार्य प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। छोटे बच्चों में, बचपन में बड़ी होती है क्योंकि उस समय बच्चों को रोगों से, वातावरण से लड़ने की क्षमता पैदा हो रही होती है। और देखना आप देखना छोटे बच्चों में इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, वो यही कारण है बचपन में। और जैसे बाद में धीमे धीमे बड़ा होता है, किशोरावस्था में आता है, यानी कि 14 से 20 तक, वैसे वैसे वो क्या हो जाती है, जब भाई वो ग्रंथि, वो बॉडी स्ट्रक्चर को डेवलप कर लेती है, तो धीमे धीमे थाइमस ग्रंथि अपने आप को सिकुड़ के वसा में चेंज कर लेती है, लोप हो जाती है, तो ये बाद में गायब हो जाती है। अच्छा, इसका काम क्या है, इसका एक और काम देखो, टी लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कणिकाओं का विकसित करना है, ये विकसित करती है। इससे होता है क्या है, जो शरीर में संक्रमण होते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करती है, कौन, थाइमस ग्रंथि। तो इतना बच्चों में डॉक्टर कहते हैं अरे बच्चा है, ठीक हो जाएगा, उसमें क्षमता स्ट्रांग रहती है, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है। तो ये टॉपिक था थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। हम लोग उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम लोग कल एक फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज कितना काफी है। नमस्कार।